थलमंडल, लिथोस्फीयर। उपापचय में वातावरण का यह उपखंड दो जैव कार्य करता है। पहला, यह थलीय तथा जलीय सभी जीवों के लिए आवश्यक खनिज मेटाबोलाइट्स का मुख्य स्रोत है। वह यह थलीय पौधों के लिए आवश्यक मिट्टी के मुख्य घटकों का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे थलीय चक्र में खनिज चक्र, मिनरल साइकिल। संसार के पानी की तरह यह भाग भी नियमित चक्र प्रदर्शित करता है, किंतु इसके चक्र की दर हजारों या लाखों वर्षों की इकाइयों में मापी जाती है। इस खनिज चक्र का एक भाग पटल विरूपण अर्थात पृथ्वी के धरातल के उभरने से संबंधित परिवर्तन है। इस पटल विरूपण क्रिया के कारण एक महाद्वीप के बहुत से भाग या पूरा महाद्वीप प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार की क्रियात्मक गतियां तब होती हैं जब कभी जमीन का टुकड़ा नीचे से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन बहुत धीरे होते हैं। पटल विरूपण का मुख्य उदाहरण पहाड़ों का बनना है। सबसे छोटी एवं बड़ी पहाड़ की चोटियाँ हिमालय, रॉकीज, एंडेज तथा एल्प्स, इन सभी का निर्माण 75 लाख वर्ष पूर्व हुआ और अब भी हम पता चला सकते हैं कि इन क्षेत्रों में भूपर्पटी पूर्ण रूप से जमी हुई नहीं है। इस प्रकार पर्वतों का ऊंचा उठना या पर्वतों का बनना मौसम पर गहरा प्रभाव डालते हैं और फलस्वरूप ही उपापचय को प्रभावित करते हैं। पर्वतों की तलहटी में अधिक वर्षा होने से वह क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है तथा पर्वत से दूर के क्षेत्र कम वर्षा के कारण कम उपजाऊ होते हैं। उदाहरण के लिए भारत का जो भाग हिमालय के महासागर की तरफ है वह उपजाऊ है तथा हिमालय के उत्तरीय भागों में रेगिस्तान की विशाल श्रृंखलाएं मिलती हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, जलवायु का पर्वत पर प्रभाव, नमी से भरी हुई समुद्री हवाएं चलती हुई पर्वत की चोटियों से टकराती हैं, वर्षा उत्पन्न करती हैं तथा पर्वत की तलहटी वर्षा को समुद्र की तरफ सीमित रखती है, जिसके फलस्वरूप इस ढाल में अधिक वर्षा होती है तथा अधिक उपजाऊ होता है, जबकि दूसरे ढाल पर वर्षा न होने के कारण वह रेगिस्तान में बदल जाता है। थलमंडल खनिज चक्र का दूसरा भाग क्रमण, ग्रेडेशन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी धरातल के ऊपरी भाग नीचे चले जाते हैं। ये पहाड़ समानांतर हो जाते हैं। ये परिवर्तन भूतकाल में वास्तविक भूगर्भिक जमीन के दबने से हुए हैं तथा कुंड जलमंडल तथा वायुमंडल की क्रियाओं से है। क्रमण की प्रक्रिया जमीन के कटाव तथा चट्टानों का धीरे धीरे पानी में मिलने के कारण होती है। भूमि के कटाव की प्रक्रिया के कई उदाहरण हैं, जैसे सूर्य, जल व वायु किसी भी पर्वत की छोटी पहाड़ियों में और पहाड़ियों को मैदान में बदलने का कार्य करते हैं। भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण यह मैदान धीरे धीरे नीचे की ओर धंसे जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप ये सागर में बदल जाते हैं, जहाँ नदियों द्वारा लाए गए खनिज पदार्थ समुद्र में जमा हो जाते हैं। फिर किसी भी भूगर्भिक परिवर्तन से पर्वतों का निर्माण संभव हो जाता है। क्रमण के भौतिक बल के साथ रासायनिक बल भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। पहला, ये जल की रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रक्रियाएं जो प्रमुख रूप से जमीन के कटाव के कारकों के साथ होती हैं, ये बड़े पत्थरों को छोटे कणों में तोड़ने के काम में आती हैं और छोटे कणों को रेत में और सूक्ष्म कणों में परिवर्तित कर देती है। क्रमण इस प्रकार जमीन के चट्टानीय भाग को बनाने में मुख्य भाग लेते हैं। दूसरा, जहाँ पानी चट्टानों के पास रहता है वह इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा को घोलकर खनिज मात्रा प्राप्त करता है। घुले हुए खनिज अक्सर आयनिक रूप में ले जाए जाते हैं। इस प्रकार जब वर्षा का पानी तेजी से ऊंची जमीन से नीचे की ओर बहता है तो इसमें बहुत से खनिज आ जाते हैं। इनसे झरने तथा नदियाँ बनती हैं जो आसपास के क्षेत्रों को सींचती हैं तथा मिट्टी के पानी की मात्रा को बढ़ाती है। वर्षा सीधी ही मृदा के पानी को बढ़ाती है और मिट्टी में पानी बहुत से चट्टाने के कोनों में उपस्थित खनिजों का निक्षालन करता है। इस प्रकार यह खनिज पूर्ण रूप से धरती के जीवों को उपलब्ध होता है। जीवों के मरने एवं सड़ने के पश्चात उनकी देह के खनिज पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। मृदा में मिले हुए खनिज फिर दोबारा समुद्र में चले जाते हैं।
जैसा कि हम चित्र से समझ सकते हैं, भूमंडलीय खनिज चक्र में खनिज जो कि पादपों तथा जंतुओं द्वारा अवशोषित किया जाता है वह इनके मरने तथा उत्सर्जन क्रिया से मृदा में आ जाता है। नदियाँ इन खनिजों को मिट्टी के साथ समुद्र में ले जाती है, जहाँ इनमें से कुछ खनिज तल पर इकट्ठे हो जाते हैं। धीरे धीरे ये समुद्री तल कई कारणों से ऊपर उठ जाते हैं तथा इसी प्रकार बनी हुई नई जमीन दोबारा खनिजों को भूमंडलीय चक्र में प्रवेश कराती है।